जी IAS 16 हम लोग कर रहे थे। कल रिवैल्यूएशन मॉडल मैंने आपको डिस्कस किया था। उसमें सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन आपको करा दी थी अभी नहीं की थी? करवा दी थी। आखिरी क्वेश्चन लिखा है क्या किया था? अच्छा लास्ट रहता है। अच्छा कल हम लोगों ने देखा था कि पहले आपके पास सरप्लस था, दोबारा आपने रीवैल्यू किया, फिर कीमत बढ़ गई। तो आपका ने कहा था, स्टैंडर्ड ने कहा पिछली रिवैल्यूएशन पे डिपेंड करता है आप इसकी ट्रीटमेंट क्या करोगे। अगर पहले इंक्रीज आया हुआ यानी सरप्लस है और इस बार दोबारा कीमत बढ़ गई, तो जैसे पिछले सरप्लस को आपने OCI में लिख के पार्ट ऑफ इक्विटी बनाया था, आप कहने को उसी तरह इस वाले को भी कर लो। फिर आपको ने डिस्कस किया कि अगर कभी इस तरह हो जाए कि पहले सरप्लस हो लेकिन अब दोबारा वैल्यू कम हो जाए, तो जिस हद तक सरप्लस आपके पास पड़ा होता है उस हद तक का डिक्रीज हम उस सरप्लस में से माइनस करते हैं। अगर मजीद डिक्रीज आ जाए तो उसको फिर हम लोग क्या करते थे? हाँ जी, उसको हम लोग एक्सपेंस शो करा देते थे। मतलब आपका सरप्लस पड़ा हुआ है 1000 रुपया, एसेट की वैल्यू में कमी आ गई 1200, 1000 रुपया सरप्लस के गेन सेट ऑफ हो जाएगा, 200 को आप अपना रिवैल्यूएशन लॉस एक्सपेंस शो करा दोगे। अच्छा अब ये जो हमने केस पढ़ा था ये था पहले सरप्लस, बाद में ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। अब हम जरा करने लगे नेक्स्ट कि अगर कभी रिवर्स काम हो जाए, मतलब पहले लॉस हो, दोबारा मजीद लॉस आ जाए या दोबारा कीमत बढ़ना शुरू हो जाए। इसके बाद आपका ने कहा था इसके जो केसेस हम कवर हो जाएंगे, फिर हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन शुरू कर पाएंगे। तो एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट करें 1 जनवरी 23, कॉस्ट ऑफ मशीनरी फर्स्ट कर लेते हैं 5 लाख, यूजफुल लाइफ उसी तरह हम ले लेते हैं 5 years, डेट रीवैल्यूड अमाउंट 31 दिसंबर 2023 और फिर 31 दिसंबर 2024। कम करनी थी, सॉरी। इसका से करें 4 लाख कर, 4 बल्कि 5 पे करेंगे तो चलिए 3 लाख करें। फर्ज करें पहली दफ़ा आप लोगों ने रीवैल्यू किया 3 लाख हो गए, ठीक है। हमने पहले लॉस और बाद में फिर चेंजेस लेनी है ना।
जी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन लिया जिसमें आपका ने कहा 1 जनवरी को कॉस्ट थी मशीनरी की 5 लाख और लाइफ थी 5 साल। पहले साल के एंड पे रीवैल्यू किया तो 3 लाख का निकल आया। अगले साल के एंड पे रीवैल्यू किया। अब इसके मैंने 3 केस बनाए। केस 1 के 2 लाख का हो गया, केस 2 के 2.5 लाख का हो गया, केस 3 के 6 लाख का हो गया। और आपको कहा जा रहा है पहले 2 साल की एंट्रीज कर दें। अब उसी तरह पहले हम इसकी वर्किंग करते हैं और फिर इसकी एंट्रीज वगैरह देखते हैं। फर्स्ट जनवरी 23 जब आप लोगों ने एसेट खरीदा तो इसकी कॉस्ट थी, ठीक है, 000 में चले मैं ले लेता हूँ 500। जब आप लोगों का ईयर एंड आया 31 दिसंबर 2023 आप डेप्रिशिएट करेंगे 500 को कितने साल में? 5 ईयर्स में। कितना आ गया? 100। 400 आ गया। सेम डेट पे आप रीवैल्यू कर रहे हो, उसी तरह एक लाइन छोड़ते हुए आप लोग लिख लो इसकी रीवैल्यूड अमाउंट। अब वो कितना निकली? 300। क्या रिजल्ट निकला? हाँ जी, तो पहली दफा रीवैल्यू करो, कीमत में कमी आ जाए, दैट इज रीवैल्यूएशन लॉस। ठीक है। अब जैसे कल हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस का अलग कॉलम बनाया था ना, इधर हम SOCI के नाम से कॉलम बना लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं 100 रुपए का लॉस। इकतीस दिसंबर 2024 फिर डेप्रिशिएट करेंगे। कितनी अमाउंट कितने अरसे में? 300 डिवाइडेड बाय 4। पहले डेप्रिसिएशन कितनी हुआ करती थी? 100। अब कितना आ रही? कितनी कमी आ रही? ठीक है, इसको लॉस में से माइनस कर लें, लेकिन इसकी एंट्री वगैरह कोई नहीं होती। ये क्यों कर रहा हूं, ये बात का मसला है। ठीक है, जैसे सरप्लस की वजह से डेप्सिन में इंक्रीज आया था, उसकी तो आपको मैंने कहा था एंट्री डलती है। लॉस की वजह से जो डेप्सिन में कमी आती है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। लेकिन ये मैंने क्यों किया है, ये आगे जाके आपको समझ आएगी। अच्छा जी, इस तारीख पे आपने फिर रीवैल्यू किया। अगेन उसी तरह लाइन छोड़ते हुए आप लिखें रीवैल्यूड अमाउंट। अब कितना होगी? अच्छा, बल्कि इंडिपेंडेंट केस है। चलें फिर इसको फिलहाल यहां पे क्लोज करें, अलग अलग इंडिपेंडेंट करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये मैंने आपको ना ABC करके डिफरेंट ऑप्शन दी हुई है, तो फिर एक एक ऑप्शन करके हम इवेल्युएट कर लेते हैं। तो पहले हम ऑप्शन A पे आ जाते हैं। तो रीवैल्यूड अमाउंट कितना आई? 200। हालांकि इसकी जो नेट बुक वैल्यू थी वो क्या थी? 25 रुपए से फिर डिक्रीज इन वैल्यू आ गया। ठीक है, मतलब 225 वाला एसेट 200 का हो गया। आपका ने कहा था स्टैंडर्ड कहते हैं फौरन ना एक्सपेंस लिख दिया करो, पिछली रिवैल्यूएशन का रिजल्ट देखा करो। आपकी पिछली रिवैल्यूएशन पे क्या रिजल्ट निकला था? लॉस हुआ था। क्या शो कराया था? एक्सपेंस। तो स्टैंडर्ड कहता है अब जो डिक्रीज आया इसको भी एक्सपेंस शो करा दो। तो ये भी आप लोगों का
रीवैल्यूएशन लॉस शो हो जाएगा। अब पहले यहां तक की एंट्रीज कर लेते हैं और फिर अगले केसेस के मुताबिक उनकी एक्स्ट्रा एंट्री करते जाएंगे। फर्स्ट जनवरी 2023 आपने एंट्री कर दी मशीनरी डेबिट और बैंक क्रेडिट, ठीक है। 000 में हम लोगों ने वैल्यूज ली हुई हैं, तो 500। आप लोगों का ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर 2023, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 100 रुपए से। इसी दिन आप रीवैल्यू कर रहे हो और आपने कहा था जब भी रीवैल्यू करेंगे पहले किस चीज की एंट्री डलेगी? कैंसिलेशन की। तो क्या एंट्री बनेगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीनरी क्रेडिट कितना? 100। अब जब आप लोगों ने रीवैल्यू किया 100 रुपए कीमत में कमी आई, जी की एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट और मशीनरी क्रेडिट कितना? 100। अब 31 दिसंबर 2024 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 75। ठीक है। आप लोगों को कल मैंने ना एडिशनल डेप्रिसिएशन की एंट्री करवाई थी, लेकिन आपका ने कहा ये जो डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन है इसकी कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। ये मैंने इधर ऐसे क्यों किया, ये बात का मसला, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इसके अलावा यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। अच्छा, अब आपने फिर रीवैल्यू कर दिया, जैसे रीवैल्यू करेंगे तो अगेन कैंसिलेशन की एंट्री, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और क्रेडिट किसको करेंगे? मशीनरी को। कितना? 75। अच्छा, अब हम पास करेंगे ऑप्शन ए के मुताबिक एंट्री। आप लोगों ने कहा दोबारा लॉस निकल आया, तो क्या एंट्री बनेगी? रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट और मशीनरी क्रेडिट 25। अब आते हैं ऑप्शन बी के ऊपर। एसेट की नेट बुक वैल्यू थी 2,25,000, लेकिन जब हमने इसको रीवैल्यू किया तो इसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितना आ गई? 250। 50 रुपए के साथ इंक्रीज इन वैल्यू आ गया, सॉरी 25। ठीक है, 25 से इंक्रीज इन वैल्यू आ गया।
अब स्टैंडर्ड ने आपको कहा हुआ है कि सबसीक्वेंट रिवैल्यूएशन पे कीमत बढ़े, फॉरेन सरप्लस नहीं कहना, पिछली रिवैल्यूएशन का रिजल्ट देख लें। तो पिछली रिवैल्यूएशन पे आपका क्या निकला हुआ है? लॉस। अब पहले लॉस निकला है, आज कीमत बढ़ गई, तो स्टैंडर्ड वर्ड यूज करता है कि हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक का इंक्रीज इनकम और उसे फालतू इंक्रीज सरप्लस शो कराना। ठीक है, यानी इंक्रीज अप टू हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट वुड बी ट्रीटेड एज इनकम एंड एक्सेस वुड बी ट्रीटेड एज सरप्लस। अब क्वेश्चन में आता है ये क्या होती है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट? तो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है अगर आपकी कंपनी रीवैल्यू ना करती और रूटीन में डेप्रिशिएट करती आती, आज एसेट की क्या कीमत होती? ठीक है, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट का मतलब है अगर आप रीवैल्यू ना करते, कॉस्ट मॉडल ही यूज करते रहते, आज एसेट की किताबों में क्या वर्थ होती? इसे कहा जाता है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। स्टैंडर्ड ने कहा यहां तक का इंक्रीज आप इनकम शो करा सकते हो, अगर इससे फालतू इंक्रीज आया उसको सरप्लस कह देना। अब मैं पहले जरा कंप्यूट करता हूं इसकी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। ठीक है, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। जब आप लोगों ने एसेट खरीदा था, कितने का खरीदा था? 500। आज तक कितने साल गुजर चुके हैं? 2 साल। तो 2 साल में अगर आप इसको डेप्रिशिएट करते, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो 5 साल के हिसाब से 2 साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ चुकी होती? 200। इसकी बाकी कीमत कितनी बच गई होती? ये जो 300 है ना, इसको कहते हैं हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। तो स्टैंडर्ड ने आपको कहा है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक का इंक्रीज आप लोग अपनी इनकम शो कराया करो। अच्छा, अब देखिए आपकी कैरिंग अमाउंट क्या निकली हुई थी? 225। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कितनी होगी? 300। कितना इंक्रीज बनता है? 75। ठीक है, यानी अगर आपको मैं पूछूं कि यार किस हद तक इंक्रीज इनकम आप शो करा सकते हो, तो आप करोगे कि यार हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है 300, जबकि उसकी कैरिंग अमाउंट थी 225, तो 75 बनता है। इसका मतलब 75 रुपए तक का इंक्रीज में इनकम शो करा सकता हूं। हमारा इंक्रीज आया कितने? 25। तो सारी की सारी अमाउंट इनकम शो हो सकती है। तो अब आप लोग क्या करोगे? इस फिगर को इनकम ट्रीट करोगे। ठीक है, तो ये आप लोग की इनकम ट्रीट की जाएगी। अब हम जरा देखते हैं इसके मुताबिक एंट्री क्या होगी। एसेट की वैल्यू बढ़ी है, डेबिट करेंगे क्रेडिट? डेबिट। तो मशीनरी हो जाएगा डेबिट, और रिवर्सल ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस क्रेडिट। ठीक है, रिवर्सल ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस क्रेडिट।
ठीक है, तो आप लोगों ने कहा है कि अगर पहले लॉस हो बाद में कीमत बढ़ जाए तो स्टैंडर्ड ने आपको कहा हुआ है कि हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक का इंक्रीज इनकम शो करा सकते हो। अगर इससे फालतू इंक्रीज आ गया तो वो सरप्लस कहना। तो हमारा 75 बनता था, जबकि इंक्रीज आया कितना हुआ था, सिर्फ 25 का। मैंने सारी इनकम शो करा दी। नाम उसका क्या रखा, रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस। अच्छा, अगर आप अपना ICAP का स्टडी टेक्स्ट देखोगे ना, वो इसकी जगह वर्ड लिखा करेगा SOCI। जैसे रिवैल्यूएशन लॉस के लिए उसने लिखा हुआ था ना SOCI, इसके लिए भी SOCI का लफ्ज लिख देता है वो। अब आ जाते हैं जी आखिरी पार्ट पे। आपको ने कहा है कि अगर एसेट की कीमत बढ़ जाती है तो आपने देखना है पिछली रिवैल्यूएशन का क्या रिजल्ट था। तो पिछली का तो नुकसान था। अब पहले लॉस हो बाद में कीमत बढ़े तो स्टैंडर्ड कहता है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक का जो इंक्रीज होता है वो इनकम शो होती है। अब मसला था ये हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट क्या होती है। तो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट का मतलब था अगर आप रीवैल्यू ना करते और आप कॉस्ट मॉडल यूज करते रहते तो आज इसकी क्या कीमत होती। तो मैंने वर्किंग के अंदर ना उसकी कैलकुलेशन की। मैंने आपको कहा कि एक साल में 100 रुपए डेप्रिशिएट होता है, तो आज तक 2 साल गुजर गए, 200 डेप्रिशिएट हो चुका होता, 300 कीमत होती। तो 300 इज हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। अब हमारी बुक वैल्यू क्या थी, 225, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट थी 300। इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है, 75। तो 75% तक अगर इंक्रीज आए एसेट की वैल्यू में तो आप इनकम शो करा सकते हो। ठीक है, हमारी लेकिन इंक्रीज आई कितनी थी, 25। तो मैंने सारी इनकम शो करा दी। अब किस नाम से इनकम शो कराई, रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस जी। हाँ, अगर पहले लॉस हो बाद में कीमत बढ़े तो ये मसला आएगा। इसलिए आपका ने कहा था ना, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट है जो आपको करना पड़ता है जी। कैसे पेपर में कैसे आता है, ये तो बादाम खाने पड़ेंगे। तो ये थोड़ी सा प्रैक्टिस के साथ होगा। ये बस आपने याद रखना है, अगर पहले लॉस हो, जब भी क्वेश्चन में आए पहले कभी लॉस हो और बाद में इंक्रीज आए, ठीक है, तो आपका ये रूल है कि स्टैंडर्ड ने कहा हिस्टोरिकल तक का इंक्रीज इनकम फालतू सरप्लस। अब इसका एक शॉर्टकट मैं बताऊंगा, लेकिन अभी पहले मैं तीसरा केस करा लूं। अच्छा, तीसरे में हमने क्या कहा, उसकी कीमत कितना हो गई, 600 हो गई। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा नेट बुक वैल्यू। अच्छा, नेट बुक वैल्यू हमारी कितना थी, लेकिन आप लोग की रीवैल्यूड अमाउंट कितना आ गई, 600। अब बताएं कितना इंक्रीज आया, 375। अच्छा, अगेन देखें एसेट की वैल्यू बढ़ गई। आपका ने कहा था अगर पहले लॉस है बाद में कीमत बढ़ जाए तो स्टैंडर्ड ने कहा हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक का इंक्रीज इनकम, उससे फालतू इंक्रीज सरप्लस शो करा लेना। तो हमारा इंक्रीज कितना बनता था। तो अब मुझे ना इसके 2 पार्ट करने पड़ेंगे, 75 को अलग करना पड़ेगा और बाकी 300 को अलग करना पड़ेगा। अच्छा, इस 75 को हम लोग क्या शो कराएंगे, अपनी इनकम, और इस 300 को क्या शो कराएंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि इसकी एंट्री बताएं, क्या एंट्री बनेगी, मशीनरी डेबिट कितने से, 375। और बताएं, अब जो इनकम है वो हमने किस नाम से लिखी थी, रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस, कितना, 75। और रिवैल्यूएशन सरप्लस ये कितना आ गया, 300। ठीक है, इसको नोट कर लें, फिर मैं एक शॉर्टकट बताता हूं इसका। सर ये हम यहाँ चेक कंटिन्यू नहीं है, आपको ने कहा था इंडिपेंडेंट केस है, या ए हुआ या बी हुआ या सी हुआ,
अभी पेपर के क्वेश्चन शुरू कराता ना, उसमें लगातार साल होंगे, फिर ये पॉइंट आप जो कह रहे वो आएगा। जी हो गया। अच्छा देखिए, मैंने अभी आप लोगों को वर्ड क्या यूज किया हुआ था, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक का इंक्रीज इनकम, फालतू सरप्लस शो कराना। वो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक का इंक्रीज कितना निकला था? 75। अब आप जरा गौर करें, ये फिगर कितनी थी? 75। लॉस में से जब मैंने डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन माइनस की तो 75, ये हमेशा उस फिगर के बराबर होता है। आपको मैंने कहा था ना, ये 25 एडजस्ट कर लो, एंट्री ना डालना। वो हम इसलिए एडजस्ट करते हैं कि वो एक्स्ट्रा वर्किंग ना करनी पड़े, ठीक है। तो अगर कभी लॉस निकला हुआ है तो उसमें से आप डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन माइनस करते जाकर जो बाकी अमाउंट बचेगी, यहां तक का इंक्रीज इनकम शो हो सकेगा, इससे फालतू इंक्रीज सरप्लस में जाया करेगा। तो प्रॉपर वर्डिंग तो स्टैंडर्ड की ये है, लेकिन उसका ये एक शॉर्टकट है। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि ये 25 एडजस्ट तो कर लो, लेकिन इसकी एंट्री ना पास करना। आपने देखा उस 25 की मैंने एंट्री कोई नहीं पास कराई थी। ये सिर्फ इसलिए की है कि पेपर के अंदर ना 3-3, 4-4 साल का डेटा होता है। अब वहां पे मैं बार बार ये वर्किंग करने बैठ जाऊं, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इसलिए फिर हम लोग ना एक खास तरीके से वर्किंग करते हैं। अभी तक क्योंकि इंडिपेंडेंट केस थे, कल मैंने आपको सरप्लस का कॉलम बनवा दिया था, आज मैंने एसओसीआई का बना दिया। पेपर में दोनों ओपन करना होते हैं। तो अब हम जरा एक पेपर का क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह का पेपर में क्वेश्चन आता है और कैसे हम उसको अटेम्प्ट किया करते हैं। तो आप लोग को पास पेपर में क्वेश्चन शेयर किए हुए थे, वही निकाल लीजिएगा। अच्छा, अब ये इसका जो पास्ट पेपर वाला क्वेश्चन 5 है, जरा वो निकालिएगा। जी कह रहे, शहजाद टेक्सटाइल मिल लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट फॉर 500 million on 1st July 2010. The plant has an estimated useful life of 10 years and no residual value. ठीक है, आपको कह रहे हैं कि आपकी जो कंपनी है उसने एक प्लांट खरीदा 500 मिलियन का 1 जुलाई को, और कह रहा है कि लाइफ 10 साल होगी, स्क्रैप 0 होगी। कंपनी यूज रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड अकाउंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। कह रहे हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हैं और नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड से एंट्रीज करते हैं। आप लोगों ने कहा था मेथड 2 होते हैं, बट आपके सिलेबस में है ही यही, तो इसलिए ये जो मैंने एंट्रियां कराई हैं ये नेट रिप्लेसमेंट से ही कराई हैं। तो अगर एग्जामिनर ना भी कहता, आप लोगों ने ऐसे ही करनी है। नेक्स्ट कह रहे डिटेल ऑफ द रिवैल्यूएशन परफॉर्म बाय एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूर आर एज फॉलोज। कह रहे एक इंडिपेंडेंट फर्म है वैल्यूर की, उसने वैल्यूएशन करके दी। अच्छा, आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था स्टैंडर्ड कहते हैं हम प्रेफर करते हैं कि इंडिपेंडेंट पर्सन रिवैल्यू करे, ठीक है। तो ये उसने आपको बताया कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन ने की है। क्या हुआ, कह रहे जुलाई 2011 को रिवैल्यू किया तो 575 की हो गई, अगले साल किया तो 390 की हो गई, अगले साल किया तो 380 की हो गई। आपको कह रहे प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल द डेट टिल द ईयर एंड 30 जून 2014, इग्नोर टैक्स इंप्लीकेशन। अच्छा, अब टैक्स का सब्जेक्ट यानी जो टॉपिक है
IAS 12, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको कभी वो टैक्स का कहेगा नहीं। ये एक्चुअली जब क्वेश्चन आया था ना, ये रिपोर्टिंग 2 के पेपर में आया था। पहले क्या होता था, IAS 16 ITA में भी था, IAS 16 FR1 में भी था, IAS 16 FAR2 में भी था और फाइनल में भी था। फिर ICAP ने ना डुप्लीकेशन ख़त्म की कि एक स्टैंडर्ड 4-4 दफ़ा पढ़ रहे हैं, तो फिर उन्होंने ना उसकी डुप्लीकेशन ख़त्म की, तो FR2 से निकल चुका है। तो वहाँ पे जब आया था ना, तो वहाँ पे इसके अंदर टैक्स का पॉइंट था, इसलिए उसने यहाँ पे कहा हुआ कि जी टैक्स को इग्नोर करते हुए, बट अब आपके सिलेबस में टैक्स है ही नहीं, तो इसलिए आपको इस तरह की स्टेटमेंट वो देगा भी नहीं, देगा भी तो यही करना है जो आप कर रहे हो। अच्छा जी, अब रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन, चाहे एंट्रीज हो चाहे डिस्क्लोजर बनाना हो, पहले आप लोग वर्किंग किया करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व हुआ करेगा, ठीक है। तो अब वो वर्किंग एग्जाम में कैसे किया करें कि टाइम बचा करे, अब मैं वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन करने लगा हूं, ठीक है। यहां पे तो मैंने ABC किया था ना, अब यहां पे लगातार 3 साल हैं, तो उस वजह से इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन अब हमें आनी चाहिए। रीवैल्यूएशन के आमतौर पे नहीं मांगता, लेकिन जब मैं इसके बाद कैश फ्लो का चैप्टर कराऊंगा ना, उसमें बनाने पड़ा करेंगे। जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पहले इसकी वर्किंग। आप लोगों ने ना 3 कॉलम बना लिया करने, एक तो वही 1000 में, मिलियन में, मिलियंस में, एक तो वही मेन वाला कॉलम, एक आप बना लोगे रीवैल्यूएशन, सरप्लस और एक SOCR। कंपनी का ईयर एंड क्या आपका 30 जून, तो हर साल 30 जून पे डेप्रिसिएशन लेता होगा। पहली दफा एसेट कब खरीदा? 1 जुलाई 2010। अच्छा, यानी साल के पहले दिन ही खरीद लिया। 6 महीने पहले खरीदा होता तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन ले लेते, लेकिन अब पूरे साल की लेनी पड़ेगी। अच्छा, कितने का एसेट खरीदा था हमने? तो 500। आप लोगों का ईयर एंड अब बन रहा है 30 जून। इसके बाद जो 30 जून होगी किस ईयर की होगी? 11 की। डेप्रिशिएट करोगे आप लोग 500 को कितने ईयर्स में? 10। तो ये आ गया 50, बाकी आ गया 450। कब रीवैल्यू कर रहा है? 1 जुलाई, अगले दिन, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इधर लिखूंगा 1 जुलाई 2011। उसी तरह एक लाइन छोड़ते हुए आप लिख लो इसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितना थी? 575। क्या रिजल्ट बना? 125 से वैल्यू बढ़ गई। फर्स्ट टाइम रीवैल्यू करो, कीमत बढ़ जाए, क्या नाम होता है इसका? रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो इसको आपने इधर सरप्लस के कॉलम में लिख लेना है। अगला ईयर एंड आ गया 30 जून 2012। डेप्रिशिएट करेंगे
कितनी अमाउंट कितने हिस्से में? 575 को 9 ईयर्स में कितना है? चलिए राउंड कर लेते हैं, 64 कर लेते हैं, माइनस कर रहे हैं 511। कितनी डेप्रिसिएशन बढ़ गई? 14। देखिए पहले 50 होती थी ना, 64 हो गई, 14 का इंक्रीज आ गया। अच्छा, इसका प्रॉपर तरीका क्या था? सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। तो 125 को 9 पे डिवाइड करें, तो राउंड करके 14। ठीक है, तो ये आपका ने कहा इसका सही वाला फॉर्मूला यूज किया कीजिएगा, सरप्लस ओवर रिमेनिंग लाइफ। अगले दिन आपने इसको फिर रीवैल्यू कर लिया, यानी 1 जुलाई 2012। तो उसी तरह एक लाइन छोड़ते हुए आप इसकी लिख लो रीवैल्यू अमाउंट। कितना आई? 390। क्या रिजल्ट निकला? कितने की? 121। तो 121 से आ गया डिक्रीज इन वैल्यू, यानी सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन पे वैल्यू में कमी आ गई। क्या रूल पड़े रखा है? हाँ, आप पिछली रिवैल्यूएशन का रिजल्ट देखो, यहां पिछली का क्या था? तो अगर पहले सरप्लस पड़ा हो, बाद में कीमत में कमी आ जाए, क्या रूल पड़ा था? पहले सरप्लस में से माइनस करते हैं, और अगर फिर भी बच गया तो एक्सपेंस। मेरे पास सरप्लस बचा कितना हुआ है? तो 111 तो मैं करूंगा यहां से माइनस, ये नील हो गया। लॉस कितना बाकी बचा? उसको इधर एसओसीआई में एक्सपेंस शो करा देंगे। जून 2013 कितनी अमाउंट कितने हिस्से में डेप्रिशिएट होगी? 390 को 8 इयर्स में 48। चलिए राउंड कर ले तो 49। कितना रह गया बाकी? 341। पहले डेप्रिसिएशन कितनी हुआ करती थी? 50। अब कितना आई है? कितनी कमी आ गई? आपका ने कहा था जो डेप्रिसिएशन में कमी आए उसको इस लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है। अब ये नेगेटिव किया तो ये 1 करके तो आपका कितना बचेगा? 9 का लॉस। जी देखो, आपकी सही वाली वैसे डेप्रिसिएशन क्या होती थी? 50। अब कितनी आई है? 49। कितनी कमी आई? 1। लेकिन अगेन ये सही तरीका नहीं है, इसका तरीका भी वही है, लॉस डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। लॉस कितना था? 10 को डिवाइड बाय करें 8, ठीक है? तो 10 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो कितना आ रहा है? 1.25। तो वो राउंड करके आपका क्या बन जाएगा? 1, ठीक है? तो इस तरह करके आपने इसको निकालना है। अब आते हैं जी आगे। अगले दिन यानी 1 जुलाई 2013 आपने फिर इसको रीवैल्यू किया, उसी तरह एक लाइन छोड़ के रीवैल्यूड
अमाउंट अब कितना होगी, क्या रिजल्ट निकला, 39 से इंक्रीज इन वैल्यू। क्या फौरन कह दूं सरप्लस हो गया? नहीं, हमें पिछली रिवैल्यूएशन पे देखना पड़ता है, तो पिछली में तो लॉस आ रहा है। अगर पहले लॉस पड़ा हुआ है, आज कीमत बढ़ जाए, क्या रूल पड़ा था? हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक का इंक्रीज इनकम, उससे फालतू इंक्रीज सरप्लस होगा। और ये मैंने भी आपको बताया, ये शॉर्टकट जो है ये आपको बताता है कि 9 का ही वो इंक्रीज होना है। तो क्या करूंगा, 9 को इनकम शो कराएंगे तो ये लॉस आपका नील हो जाएगा, बाकी कितना बच रहा है उसको फिर सरप्लस बना लेंगे। ठीक है, तो 30 दोबारा आपका सरप्लस बन जाएगा। फर्ज करें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दोबारा कैलकुलेट करता हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, तो कॉस्ट कितनी थी, 500। अब 500 डिवाइडेड बाय 10, कितने साल बन गए, 1 2 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3, 150 माइनस किया 350। इसका ना 350 रुपए तक का इंक्रीज इनकम शो हो सकता था। 341 और 350 कितना डिफरेंस बनता है, 9, वही फिगर आती है। तो इसलिए आपका ने कहा था कि उन वर्किंग से बचने के लिए हम डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन इसके अगेंस्ट सेट ऑफ करते हैं, अदरवाइज एंट्री कोई नहीं होती इसकी। अब इसका फायदा क्या होगा कि वो जो मैंने वर्किंग किया ना उसकी मुझे जरूरत ही कोई नहीं। अच्छा, उसने हमें कहा था एंट्रियां कब तक करनी है, तो इसका मतलब फिर 30 जून 14 डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। कितनी अमाउंट, कितने अरसे में, 380 को कितने साल, तो देखें क्या आता है। चलिए 54 28, चल राउंड कर ले, 54 कर लेते हैं, माइनस कर लीजिएगा 326। कितनी एक्सेस डेप्रिसिएशन आई, 4, कैसे निकाला है, 30 डिवाइडेड बाय 7, ये होगी वर्किंग। तो चाहे डिस्क्लोजर का क्वेश्चन हो, चाहे एंट्रीज का क्वेश्चन हो, पहले आपने ये वर्किंग कर लेनी। इसके बाद फिर आपका ना फ्लो में क्वेश्चन हो जाता है, फिर आप फ्लो में तेजी तेजी से क्वेश्चन कंप्लीट करते रहते हैं। तो अब हम इसकी एंट्रीज पे आ जाते हैं। तो पहली एंट्री जब आप लोग पास करेंगे, वो होगी 1 जुलाई 2010। अब ये क्या चीज उसने खरीदी हुई थी, प्लांट, तो इसका इसकी एंट्री हो जाएगी प्लांट डेबिट और बैंक क्रेडिट। ठीक है, रुपीज है आप लोगों के पास मिलियंस में, 500। ईयर एंड आ गया 30 जून 2011, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50। कब रीवैल्यू किया, 1 जुलाई को। तो कैंसिलेशन की एंट्री कब डलेगी, 1 जुलाई को डलेगी। ठीक है, आपने कहा था जिस दिन रीवैल्यू करते हैं उस दिन कैंसिलेशन की एंट्री डलती है। अब पहली को कर रहे थे तो मैंने पहली को एंट्री डाल दी। अब जब आप लोगों ने रीवैल्यू किया तो आपके एसेट की कीमत बढ़ गई। अब जब कीमत बढ़ेगी तो आप एंट्री क्या कर देंगे, प्लांट डेबिट
और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, और ये अमाउंट आ गई 125। अब आपका आ गया अगला ईयर एंड 30 जून 2012, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 64 से, और किस चीज की एंट्री डलेगी? एक्सेस डेप्रिसिएशन की। कितनी एक्सेस डेप्रिसिएशन आई थी? 14। तो क्या एंट्री होती थी उसकी? रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। फोर्टीन से अगले दिन 1 जुलाई को आप लोगों ने दोबारा रीवैल्यू किया, तो 1 जुलाई को पहले किस चीज की एंट्री डलेगी? तो 1 जुलाई 2012 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, प्लांट क्रेडिट 64। अब जब रीवैल्यू किया, कीमत में कमी आई और डिसाइड क्या हुआ था कि 111 सरप्लस में से माइनस करूंगा और बाकी 10 को अपना लॉस शो कराऊंगा, एक्सपेंस शो कराऊंगा। तो अब इस रेट पे जब मैं एंट्री करूंगा तो सरप्लस को कम करने के लिए रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 111 और फिर रीवैल्यूएशन लॉस 10 और एसेट को कम करने के लिए प्लांट को आप क्रेडिट कर देंगे 121। अब आ गया आपका अगला ईयर एंड 30 जून 2013। फिर डेप्रिशिएट करेंगे, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 49। जी, डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी या नहीं? नहीं होगी, ठीक है, इसलिए उस रुपए को तो इग्नोर करते हैं। अगले दिन 1 जुलाई 2013 रीवैल्यू करने लगे हैं, तो पहले कैंसिलेशन की एंट्री तो डालें। $49। अब जब आप लोगों ने रीवैल्यू किया तो वैल्यू बढ़ गई और हमने डिसाइड क्या किया था, 9 को इनकम शो कराना है और बाकी 30 को सरप्लस शो कराना है। तो एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो प्लांट तो डेबिट हो जाएगा। रिवर्सल ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस 9 रुपए और रीवैल्यूएशन सरप्लस 30 से। अब आ गया आखिरी ईयर एंड 30 जून 2014, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये कितना थी? 54। अच्छा, उसके बाद आप लोगों का कितना एक्सेस डेप्रिसिएशन आया? तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट।
इसका मतलब अगर आप वर्किंग कर लें तो फिर एंट्रीज आराम से हो जाती हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें आप लोगों को मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके कवर करी, वो आपने देखा एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ इकट्ठा आता है। अब आज आप लोगों ने ना इसका क्वेश्चन 6 ये घर से ट्राई करना है और 9 का ए पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 9 का ए पार्ट आप लोगों ने ना यही वर्किंग करके सारी एंट्रीज करनी है। अभी रिक्वायरमेंट पे ना जाइएगा कि उसने क्या पूछा हुआ है, आप बस ये एंट्रीज करके आइएगा। ठीक।